तैत्तिरीय उपनिषद हर एक शिक्षा के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। किस लिए पढ़ना चाहिए? उसमें जो शिक्षा की छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं, सूत्रात्मक पद्धति से इतना गहन ज्ञान उसमें बढ़ रहा है। वहां से लेकर के कॉन्वोकेशन एड्रेस कैसा होना है, छात्र जब छात्रावास पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो चुका है, तब उसको गुरु अपनी अंतिम एडवाइस क्या है वो भी उसमें देखने को मिला। इतना ही नहीं, मनुष्य के व्यक्तित्व का या यूं कहे तो चरित्र का इतना गहन अध्ययन करके तैत्तिरीय उपनिषद हमारे सामने पंचकोश का एक रूपक रखता है, एक मेटाफोर रखता है, और उसकी जब बारीकियों में हम जाते हैं तो आज भी वो एकदम फैसिनेटिंग है, इतना अद्भुत है, कितनी साधना के बाद ये सिद्धांत आए हैं, ये हमें पता चलता है। आज भारतवर्ष की शिक्षा नीति में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को स्थान मिल रहा है, और उसका सबसे पहला प्रमाण ये है कि एनईपी ने ये बोला है कि शिक्षा पंचकोश के आधार पर होनी चाहिए। तो अब ये हम सबका दायित्व बन जाता है कि पंचकोश के सिद्धांतों को हम भली भांति समझें, उसकी बारीकियों को खोलें, उसको एक्सप्लोर करें, तब जाकर के वो सिद्धांत हमारे कक्षा तक पहुंच पाएंगे। अगर हम उनको केवल एक फिलॉसफी के रूप में देखेंगे और ये मान लेंगे कि ये तो केवल सुनने सुनाने के लिए ही ठीक है, क्लासरूम में ये नहीं हो सकता, तो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए इसकी व्यावहारिकता भी हमें समझनी और स्वीकार करनी। ठीक उसी तरह एनसीएफएफएस ने दूसरा एक शब्द जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के अंतर्गत दिया है वो है पंचपदी, 5 स्टेप्स फॉर लर्निंग। हालांकि जिन जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन किया है उन सबको मालूम है कि वहां भी एक पाश्चात्य मनोविज्ञान की पंचपदी प्रचलित है, वो है हर्बर्ट की पंचपदी। तो अब हर्बर्ट की पंचपदी को क्या हम हटाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा केवल इतना ही नजरिया है कि हर्बर्ट की जो पंचपदी है वो टीचर सेंट्रिक है। अभी ये विषय में हम देखेंगे कि कहां अंतर। वो टीचर सेंट्रिक है, और ये हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारी शिक्षा आज तक ज्यादा से ज्यादा टीचर सेंट्रिक ही रही है। लर्नर सेंट्रिक होने में अभी हमें काफी समय लगेगा। ये पूरा पैराडाइम चेंज करने वाली बात है, इसमें हमें बहुत ही परिश्रम और बहुत ही समय देना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये पैराडाइम को शिफ्ट कर पाएंगे और टीचर सेंट्रिक सिस्टम में से निकल करके लर्नर सेंट्रिक सिस्टम तक हम जा पाएंगे। जबकि जब हम भारत की पंचपदी की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली लर्नर सेंट्रिक, छात्र उसके केंद्र में है। इसीलिए जब हम एनसीएफएफएस में काम कर रहे थे तभी हमने वहां एक सुझाव दिया कि शिक्षा के साथ जुड़े हुए साधनों को या जिस उपकरणों के माध्यम से हम शिक्षा को ज्यादा रसप्रद और सहज बना सकते हैं, ऐसे साधनों को हमने उपकरणों को अपने एक नाम दिया है, टीचिंग लर्निंग, TLM हम उसको बोलते हैं। हमने उसी वक्त वहां सुझाव रखा कि शिक्षा में प्रमुख चीज है लर्निंग, न कि टीचिंग। लर्निंग मुख्य है। एक बात
परम पूजनीय संचालक जी ने ऐसा बोला था, मैं क्या बोला वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो समझे वही महत्वपूर्ण है। What does it mean? इसका सीधा साधा अर्थ यही हुआ कि जो छात्र है वो जो पकड़ रहा है उसी का महत्व है, न कि टीचर जो सिखा रहा है उसका। तो हम उस सीखने वाले को ही ध्यान में रख करके क्यों ना हमारी पद्धति बनाएं, ताकि हमारा जो शिक्षा है वो एकदम सघन गहन बन सके और इसके अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर सकें। इसी के कारण पंचपदी का उल्लेख वहां एनईपी में भी किया और एनसीएफ एफएस में भी पंचपदी का उल्लेख किया गया। तब जाकर के ये हमारा दायित्व बनता है कि हम ये सिद्धांतों की बारीकियों में उतरे, इनका कितना महत्व है वो समझने का प्रयास करें और इनको इतना डायल्यूट भी करें कि वो आगे जाकर के कक्षा तक पहुंचे, एक सामान्य शिक्षक की पहुंच में वो आ जाए, केवल विद्वानों के सर्किल में ही ना रहे, लेकिन एक सामान्य शिक्षक भी उसको समझ पाए। ऐसे ढंग से हमें उसको प्रस्तुत करना होगा। और हम अगर ये शिशु वाटिका अखिल भारतीय परिषद जो है उसको हम अखिल भारतीय एकेडमिक काउंसिल भी बोल सकते हैं शिशु वाटिका की, यानी कि जन्म से लेकर के 5 साल तक की बच्चों की शिक्षा की यह एकेडमिक काउंसिल है पूरे भारतवर्ष की। तो हम लोगों को तो इन चीजों को पकड़ करके इसको बहुत ही बारीकी में समझना होगा, अपना खुद का इसके ऊपर अध्ययन और प्रयोग करने होंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे सिंप्लीफाइड करके पहुंचा सकते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसी भूमिका के साथ मैं अपना विषय यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। शिक्षा को समझने के लिए 3 प्रमुख शास्त्र होते हैं। ये होते हैं शिक्षा का शास्त्र, एजुकेशन थियरी, दूसरा होता है मनोविज्ञान और उसके अंतर्गत खास करके जो पहले मैंने 3 बताए, ज्ञान के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत, यानी पूरा एजुकेशनल साइकोलॉजी। और तीसरा होता है तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान माने उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूरोसाइंस। उसको हिंदी में न्यूरोसाइंस। आप समझ गए ना मेरी बात? उसको हिंदी में न्यूरोसाइंस बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो अब तक काफी अनछुआ है, लेकिन हम ये तो बोलते हैं, सब लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य अपने मस्तिष्क का बहुत ही कम हिस्सा प्रयोग में लाता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए मेरे पास एक बढ़िया सा स्मार्टफोन है, बहुत सारे फंक्शंस है उसके, बहुत सारी एप्लीकेशंस उसमें काम कर सकती है। तो उसका ऑप्टिमम यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए जिसके कारण इतने बढ़िया अल्ट्रा मॉडर्न लेटेस्ट स्मार्टफोन का मैं ऑप्टिमम यूज कर सकूं, उसकी पूर्ण क्षमता को मैं प्रयोजित कर सकूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उसके फंक्शन का पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि इन चीजों को मैं कहां अप्लाई कर सकता हूं। मेरे कामकाज में, मेरी दैनंदिन गतिविधियों में मैं कहां इसको यूज कर सकता हूं और मुझे पता हो। अगर ये नहीं है तो कितना भी अच्छा महंगे वाला स्मार्टफोन में रखूं, काम तो मैं वही चीला चालू फोन का उससे करवाऊंगा। ठीक उसी तरह हमारे साथ भी प्रकृति ने हमें जो ये ह्यूमन ब्रेन दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें रियलाइज होने लगेगा कि कितना अद्भुत ये यंत्र प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन वास्तव में ये बात भी सही है कि हम उसका ऑप्टिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं
उसकी ओर कभी हमारा ध्यान नहीं गया। सूचनाओं के प्रमाण में कोई इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 20 साल पहले एक न्यूज़पेपर का साइज कितना, 20 साल पहले एक मैगजीन का साइज कितना और आज कितना, जरा कंपेयर कीजिए, उसको तो पता चलेगा। 20 साल पहले एक डेली न्यूज़पेपर में कितने पेज आते, आज कितने आते? ये हम अगर हमारी पहुंच के न्यूज़पेपर की बात करें तभी भी पता चलेगा कि हम जो डेली न्यूज़पेपर यहां पढ़ते हैं उनके पन्ने बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं तो वहां तो कोई शुमार ही नहीं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है। आज का व्यक्ति 20 साल पहले के व्यक्ति के मुकाबले 30 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। और प्रोसेसर में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रोसेसर जो है ये, उसकी कैपेसिटी को, उसके वर्किंग फोर्स को, उसकी क्षमताओं को बढ़ाया नहीं गया, उसका ऑप्टिमम यूज नहीं किया गया। तब मुझे बताइए क्या होगा? सूचना विस्फोट के अपने फायदे भी हैं लेकिन उसके नुकसान बहुत ही हैं। सबसे बड़ा खतरनाक जो हमारे सामने शब्द आता है वो है तनाव। आजकल शिशु वाटिका के बच्चे से लेकर सर्वोच्च कक्षा का अधिकारी भी सब लोग तनावग्रस्त हैं। क्यों तनावग्रस्त हैं? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोसेस करना है उतनी उस मोमेंटम को हैंडल करने की शक्ति अभी हमने विकसित नहीं की है, यानी खोजी नहीं है। विकसित तो नहीं करना है, खोजी भी नहीं है कि हम इतना सारा कैसे हैंडल कर पाए। और तनाव के कई प्रमुख कारणों में से एक ये भी है, क्या है? सूचनाओं की भयानक प्रचुर, इतना विस्फोट है। और गूगल बाबा की कृपा के कारण हम लोग ये मानने लगे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है हमें पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब हमें पता होना चाहिए। कोई भी सवाल सामने आया तो लोग तुरंत गूगल करते हैं, सर्च करते हैं उसके ऊपर, हाँ मैं पहले पढ़ लूं कि ये क्या है। इतना बावला होने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सूचनाओं की भरमार के कारण हम हमेशा के स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र से समाज की अपेक्षाएं निरंतर बदलती जाती हैं और ये बदलाव इतना स्पीडी है, इतना फास्ट है कि उसको कैसे हैंडल करना वो समझना पड़ेगा। देखिए, ये 2015 में एक जॉब सीकर के पास क्या क्या अपेक्षाएं थी। अगर मैं नौकरी ढूंढने जाता हूं तो मुझे क्या क्या आना चाहिए, मेरा जो एम्प्लॉयर रहेगा वो मुझसे क्या क्या ढूंढेगा। वो 2015 में ये चीजें, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व। एक लड़के से मैं मिला, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और खुद का एक फर्म उसका है, चलाता है इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स। लेकिन एक बार मैंने जब पूछा कि तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो लेकिन तुम्हारी फर्म में तुम्हारा रोल क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मैं वहां प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियर। मैंने बोला वो तो मेंटेनेंस वाले करते हैं। नहीं, वो नहीं, वो तो करते हैं लेकिन प्रॉब्लम मेंटेनेंस की वो फील्ड में नहीं आते। प्रॉब्लम उससे अलग होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को समझना और उसका निराकरण लाना वो मेरा दायित्व है मेरे फर्म में। इसलिए मुझे कंप्यूटर भी आना चाहिए, मुझे कोडिंग भी आनी चाहिए, मुझे वेब डिजाइनिंग भी आना चाहिए, मुझे सब कुछ आना चाहिए।
तो ये अपेक्षाएं हैं आज के जीवन की, जो हम अपने ग्रेजुएट बच्चे बच्चियों से रखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, लोगों के साथ कैसे संबंध बनाना, ये दूसरे नंबर पे आती है ये चौथा। तीसरा नंबर होता है पीपल मैनेजमेंट, चौथा क्रिटिकल थिंकिंग, पांचवा नेगोशिएशन, फिर क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस ओरिएंटेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिएटिविटी। ये अपेक्षाएं समाज की थी कब? 2005, लेकिन केवल 5 साल में ये सीन पूरा बदल गया। अब यहाँ देखिए, अभी के समय में, अभी लेटेस्ट सर्वे तो इसका हुआ नहीं है, अगर लेटेस्ट देखा जाए तो इसमें भी बहुत बदलाव हमें देखने को मिले। ये 2020 का जो सर्वे हो गया बदला, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो तो अपने आप ठीक ही है पहले नंबर, लेकिन दूसरा यहाँ जो है क्रिटिकल थिंकिंग, ये पहले चौथे नंबर पे था, अब यहाँ दूसरे नंबर पे था। यहाँ क्रिएटिविटी कहाँ था? 10वें नंबर पे, लास्ट था, वो यहाँ आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। पीपल मैनेजमेंट थोड़ा पीछे चला गया, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स वो भी थोड़ा पीछे चला गया, और यहाँ एक और चीज बढ़ी, क्या बढ़ा? इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी भी जरूरत है। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग वो 8 नंबर पे था, वो यहाँ 7वें नंबर पे आ गया। सर्विस ओरिएंटेशन 7 नंबर पे था, वो पीछे चला गया। नेगोशिएशन आप देखिए 5 नंबर से हटकर 9वें नंबर पे आ गया। और एक नया आयाम जुड़ा, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मतलब होता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का? इसका मतलब होता है दिमाग के दरवाजे खुले रखना, नई नई चीजें सीखना, अडॉप्ट करना और अपने कार्य क्षेत्र में उसका प्रयोजन करना, ये होता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। होता यह है कि जैसे ही व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में वो पैटर्नाइज्ड हो जाता है। एक पैटर्न में सेट हो जाने के बाद वो उस पैटर्न के बाहर का कुछ सोच नहीं पाता। ऐसा क्यों? जबकि समाज की ये सब अपेक्षाएं हैं, तो समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? किसके ऊपर आएगी? हम लोगों के ऊपर आएगी। और हम लोगों को ऐसा डिजाइन तैयार करना पड़ेगा जो हम ये नहीं कह सकते, वो डिजाइन फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लेकिन इस ढंग से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आने वाले कुछ सालों तक समाज की आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर पाए। और ऐसा कहीं ना हो कि हमारे पास बहुत ही ब्रिलियंट लड़के लड़कियां हैं, लेकिन उनको हम इस तरह से गढ़ नहीं पाते हैं कि वो समाज के अनुरूप काम में लगे। ठीक है, तो ये देखना भी शिक्षा क्षेत्र की जिम्मेदारी है, और उसको हमें प्रारंभिक समय से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंडसेट बनाने की बात है। माइंडसेट कुछ दिनों में नहीं बनता है, माइंडसेट बनाने में सालों लग जाते हैं। तो उस ढंग से हमें प्रारंभिक तबक्के से ही उसको देखना पड़ेगा। अगर हमें अलग परिणाम चाहिए तो अलग प्रक्रियाओं में हमें जाना पड़ेगा। एक ही प्रकार की प्रक्रिया में हम जाएंगे तो परिणाम तो वही आएंगे। इसलिए हमें ये पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, इसलिए हमें प्रक्रियाओं को बदलने की जरूरत है। अब तक हमारी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया थी वो मूलतः शिक्षा शास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर थी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अपने दिमाग का बहुत ही कम हिस्सा वो यूज कर पाता है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस हिस्से को हम कैसे आसानी से एक्सप्लोर, कैसे आसानी से उसको काम में लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये क्रम बदलना। अब हमें चाहिए कि तंत्रिका विज्ञान के प्रकाश में, यानी न्यूरो साइंस के प्रकाश में लर्निंग प्रोसेस को हम सीखें। अब तक शब्द प्रयोग किया जाता था पेडागोजी। व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी माने टीचिंग मेथड्स, लेकिन अब तो हम बोल रहे हैं कि टीचिंग के बदले हमें कहां जाना चाहिए? लर्निंग के ऊपर जाना चाहिए। तो लर्निंग के प्रोसेस कैसे होने चाहिए उसके बारे में हम आगे बात करें।
न्यूरोसाइंस का मतलब क्या होता है? एक सीधा साधा यहां उसका अर्थ लिखा है, साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इसमें हम बहुत डीप जा सकते हैं, बहुत ही डीप जा सकते हैं। इसके एक एक पुर्जे को खोल सकते हैं, आने वाले दिनों में खोलना ही पड़ेगा, बिना इसके चलने वाला नहीं है। तो ये जो प्रभावी विज्ञान है उसको हम मानव संपदाओं को बढ़ाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वही बात हम करने जा रहे हैं। और पंचपदी उसमें से एक। पंचपदी ये शिक्षा का तंत्रिका विज्ञान है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे विषय आगे बढ़ेगा हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है, मस्तिष्क के मुख्य कार्य क्या क्या, शिक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला सीखना। देखिए भारतीय भाषाओं में सिखाना जो शब्द है वो सीखने में से ही आया, उसका मूल धातु तो शिक्ष भी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे यहां सीखने की प्रक्रिया मुख्य मानी गई, सिखाने की प्रक्रिया गौण मानी। जबकि अंग्रेजी में हम देखेंगे तो टीचिंग एंड लर्निंग आर बोथ डिफरेंट वर्ड्स। तो सीखना ये मस्तिष्क का सबसे प्रमुख काम है। और सीखने में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सीखने में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अभी हमने वो पैटर्नाइज होने की बात बताई। सीखने में सबसे पहले, लर्निंग से पहले एक चीज होती है, क्या होती है? वो होती है अनलर्निंग। जो कुछ भी हमारे भेजे में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं उसको साफ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं एक सामान्य वर्गखंड में कक्षा कक्ष में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पहले एक गुरुजी एक दीदी गई थी कोई, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ। उस ब्लैक बोर्ड का यूज करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना। ठीक वही बात शिक्षा के क्षेत्र में बृहद रूप से भी लागू होती है। कैसे लागू होती है? सीखने के लिए सबसे पहले जो पुरानी चीजें सीखी हुई हैं वहां से अनकंडीशनिंग होनी चाहिए, और नया सीखने के लिए जगह भी बनानी चाहिए। दूसरा होता है विचार करना, लर्निंग, थिंकिंग एंड क्रियान्वित करना, यानी उसका प्रयोग करना, क्रिएटिविटी। These three are main functions of human brain: learning, thinking and creativity. ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ग्रथित है, और जब इन तीनों को एक साथ बढ़ाया जाता है तभी जाकर के हमें कुछ अच्छे परिणाम, कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अभी क्या होता है? अब अभी का जो सीन है हमारे शिक्षा प्रणाली का, उसमें क्या होता है? इसमें से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो नेग्लेक्टेड रह जाता है? क्या? वैसे अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों रह जाते हैं। टीचर लोग सिखाते तो हैं, बच्चे सीखते हैं क्या? बच्चे अगर सीख रहे हैं तो पासिंग का लेवल 35% तक लाने की जरूरत है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि शिक्षक कक्षा कक्ष में 35% पढ़ाता है। हम बोलते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट 50% आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ 50% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए और बोर्ड भी 50% अनुत्तीर्ण, बोर्ड भी 50% अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो कहां क्या चूक हो रही है वो हमें गौर से देखना पड़ेगा, उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो सीखने की बात आई तो उसमें क्या सीन है? विचार करना। ये तो लगभग नाम शेष होता जा रहा है। विचार कैसे करना,
ये बिल्कुल ही नाम शेष होता जा रहा है। क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण क्या है कि विचार करना, थिंकिंग करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, ये सब दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आप देख लीजिए, एक सर्वसामान्य मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को मनोरंजन की आवश्यकता कितनी, दिन में कितना घंटा, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितना घंटा चलती है वो भी देख लीजिए। ये क्या काम कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम क्या है? बेसिकली उनका काम है थिंकिंग को बंद करना। इसी के कारण आप कितना भी सीरियल अच्छा, क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक संस्कारपूर्ण कितना भी सीरियल आप देख लें, उनका जो उद्देश्य है वो आपके ऊपर हावी हो जाए। क्या उद्देश्य होता है? इंटरनेट की खोज किसने की? वो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने नहीं की, कोई कंप्यूटर वाले ने नहीं की। इंटरनेट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक सोशल साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम है मार्शल मैकलुहान, कनाडा का थे वो। उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने उस वक्त एक जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत ही चमकाने वाला है। उन्होंने ये बोला था, कंटेंट इज नॉट द मैसेज। गौर से सुनना, कंटेंट इज नॉट द मैसेज, मीडियम इज द मैसेज। कंटेंट इज नॉट द मैसेज। मैसेज क्या है? जिस माध्यम से आप उसको पहुंचा रहे हो, उस कंटेंट को, वो ही मैसेज है। इसका सीधा मतलब ये हुआ, कितनी भी वैचारिक क्रांतियां आप टीवी के ऊपर डालोगे, ह्यूमन माइंड ऐसी चीज है तो उसको मनोरंजन के रूप में ही लेगा, मनोरंजन के रूप में ही ग्रहण करेगा। मुझे ये बताइए, रामायण सीरियल देख करके कितने बच्चे आज्ञा करते हैं? महाभारत का सीरियल देख करके कितने लोगों ने स्वधर्म के ऊपर चिंतन किया? बताइए, इसका कुछ रिसर्च भी हो सकता है, कितना हो। लेकिन ये अहम बात है कि एंटरटेनमेंट जितना ज्यादा होता है वो हमें सोचने से अलग करता है, सोचने की प्रक्रिया को वो मंद कर देता है। और आप देखिए, धीरे धीरे पूरा ये समाज, पूरी हमारी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे थॉटलेस होती जा रही है। एक बार ऐसा हुआ गांधीनगर में, जब मैं था तब हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक महोदय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उनके अभिवादन के लिए एक सभा रखी थी। ठीक उसी दिन अहमदाबाद में शाहरुख खान आ रहा था, तो यहां का ये लेखक महोदय के अभिवादन समारोह का पूरा हॉल खाली, 2000 की कैपेसिटी के हॉल में केवल 13 लोग थे, इसमें एक तो लेखक खुद थे। और वहां भीड़ इतनी थी, फोर्स लगानी पड़ी, पुलिस को बुलाना पड़ा। व्हाट आर द रीजंस? क्योंकि हमारे समाज अभी, हमारा जो समाज है अभी ऐसी स्थिति में है कि हमें नींद में सुलाने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जगाने वाले अच्छे नहीं लगते। इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि विचार करना जो मेन फंक्शन है ब्रेन का, वो धीरे धीरे तिरोहित होता जा रहा है, वो तमस में गिरता जा रहा है। और तीसरा होता है क्रिएटिविटी, चीजों को जानकर क्रियान्वित करना। वो कौन करता है? इसमें भी कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। ये तीन चीजें जब ठीक से चलती है तब ये दोनों परिणाम हमें मिलते हैं। सबसे पहला ये होता है कॉग्निटिव प्रोसेस में बहुत ही लंबा फाइल, इसी के परिणाम स्वरूप ये हमें दोनों मिलते हैं और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। जब ये तीन चीज को हम ठीक से कर सकते हैं तब जाकर के सीखने की क्षमता बढ़ती है और कॉग्निटिव प्रोसेस भी ठीक से होने लगता है।
मानव मस्तिष्क में 135 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और ट्रिलियन साइनेप्स बनाते हैं। साइनेप्स माने कनेक्शन, इतने कनेक्शंस बनाते हैं। लेकिन जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं वो फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वो ऐसे वायरिंग जैसा दोनों केबल को ज्वाइन कर दिया, ऐसा वाला कनेक्शन नहीं है। वो कैसा होता है कि दोनों के बीच में गैप होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है या जैसे कैपेसिटर में होता है। दोनों प्लेट्स के बीच में एक जगह रहती है, वो जगह ही मैसेज की आपाधापी में आवागमन में हेल्प करती है। उस जगह के कारण ही ये संभव हो सकता है कि मैसेज पास हो। तो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा लर्नेड कौन बनेगा? ज्यादा लर्नेड, ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन बनेगा? जिसके पास सबसे ज्यादा साइनेप्स, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस है, न्यूरॉन पाथवेज है, जिसके पास बहुत सारी सर्किट्स है दिमाग में, ऐसा ही व्यक्ति ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा उसके दिमाग में वैसे ही उस ज्ञान की फलश्रुति के रूप में क्या होगा? ये न्यूरॉन्स नहीं बढ़ेंगे, न्यूरॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो भी चलेगा, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बढ़ेंगे। हालांकि न्यूरॉन्स का तो ये हाल है, सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या गर्भावस्था में होती है। मां के पेट में जो बच्चा है उसके दिमाग में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और 5 साल की उम्र तक उसकी संख्या बढ़ती है, फिर घटना शुरू। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 0 से 5 की शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो न्यूरॉन्स की संख्या को भी हम टका सकें, उसको भी बरकरार रख सकें, सेफ रख सकें और उसको प्रयुक्त भी कर सकें। इसलिए 0 से 5 की शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां हम पूरी शिक्षा की बात कर रहे हैं तब ये जितने भी इसके कनेक्शंस हैं, ये जो साइनेप्स हैं, साइनेप्स के पाथवेज हैं, वो जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा लर्नेड है। देखिए, एक साथ बहुत सारे साइनेप्स जुड़ करके एक पूरा नेटवर्क बनता है, एक सर्किट बनता है, उसको साइनेप्टिक पाथवेज या फिर उसको न्यूरल पाथवेज ऐसा भी कह सकते हैं। ये केवल एक आभासी चित्र है, ये इसलिए रखा है कि ताकि हमें पता चले कि हमारे ब्रेन में कितना बढ़िया नेटवर्क है। हर क्रिया, हर स्मृति एक साइनेप्टिक पाथवे बना। बच्चे को आप जो कुछ भी सिखा रहे हो उसके कारण एक साइनेप्टिक पाथवेज बनता है और वहां स्मृति के रूप में हाइपोथैलेमस में स्टोर होता है। वह दिमाग ज्यादा शक्तिशाली होता है जिसके पास साइनेप्टिक पाथवेज की संख्या ज्यादा होती है। और ये कब संभव हो पाता है? व्यक्ति जब खुद कोई नई बात सीखता है तब। इसका सीधा साधा साफ मतलब क्या हुआ? जब हम सिखाते हैं तब साइनेप्स नहीं बढ़ते हैं, तब कनेक्शंस में बढ़ोतरी नहीं होती है। बढ़ता क्या है? उसी साइनेप्स के ऊपर दृढ़ीकरण केवल होता है। नए साइनेप्स क्रिएट करने हैं, नए कनेक्शंस क्रिएट करने हैं, नई सर्किट्स, नए पाथवेज बनाने हैं, तो बच्चे को खुद को सीखना पड़ेगा। जब व्यक्ति खुद को खुद सीखता है चीजें, उसी के साइनेप्स ज्यादा बनते हैं। और इसी के कारण हमारी भारतीय प्रणाली में या भारतीय मनोविज्ञान में इसको अलग किया गया है। स्मृति और मेधा दोनों बढ़ते हैं जब व्यक्ति के न्यूरॉन्स के साथ साथ उसके साइनेप्स और सर्किट्स की संख्या भी बढ़ती है, पाथवेज की संख्या भी बढ़ती है। अब ये पूर्व भूमिका मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि अभी माननीय गोविंद जी ने मुझे एक काम सौंपा है, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं कि वो काम पूरा नहीं कर पा रहा हूं। ये काम है पंचपदी के ऊपर एक पुस्तक लिखना। और जब ये पुस्तक लिखने का विचार मुझ में आया, गुरु जी ने मुझे दिया, गोविंद जी, तब से इसके ऊपर मेरा अध्ययन चलने लगा।
और तब जाकर के पता लगा कि जिसको हम केवल और केवल 5 पदों की शिक्षा पद्धति समझ रहे हैं, वो उससे भी बहुत ज्यादा डीप उसकी साइंस है। इसलिए मैंने आपके सामने ये भूमिका रखी कि न्यूरो साइंस की भूमिका के बिना हम पंचपदी के 5 पदों को कभी नहीं समझते। तो ये सबसे पहला उसका जो रिटन एविडेंस है, पंचपदी नाम की कोई चीज भारतीय शिक्षा व्यवस्था में थी, उसका सबसे पहला एविडेंस, अगर लिखित एविडेंस अगर कहीं मिलता है तो ये मिलता है श्रीहर्ष के काव्य नैषध चरित्र में, उसके पहले अध्याय का 3रा श्लोक है, उसमें अदिति बोध आचरण प्रचारयन्ति। इसमें 4 पद दिए गए हैं, उसमें 5वां पद बाद में जोड़ा गया है, वो है अभ्यास। क्यों जोड़ा गया है उसकी बात हम आगे करेंगे, सीक्वेंस में उसको लेते हैं। महाकवि हर्ष के बारे में एक तो बात मैं बता दूं, 12वीं शताब्दी में वो हो गए और उनके कथन का महत्व इसके लिए है क्योंकि वो खुद 12 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके भारत के सभी शास्त्रों की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। 4 वेद, 6 दर्शन और जितनी भी प्रणालियां थी, जितनी भी प्रविधियां थी, वो सब डायरेक्ट अपने गुरु के सानिध्य में रह करके वो पढ़े। इसी के कारण उनके स्टेटमेंट का इतना महत्व। तो ये 5 उसके पद हैं। सबसे पहला पद है अदिति, ज्ञान या शिक्षा का यथातथ स्वीकार। जैसे हर बच्चा करता, जैसे बच्चे को आप एक चित्र बताएंगे शेर का एक चित्र बताएंगे और आप बोलेंगे कि ये सिंह है, तो बच्चा क्या करेगा? हाँ ठीक है, दीदी बोल रही है कि ये सिंह है तो सिंह ही है, ठीक है। और आप शायद कक्षा कक्ष में आपके पास एक वो हार्ड बोर्ड का फ्लैश कार्ड अगर है और वो लेकर के गए हैं, तो बच्चा तो अदिति के लेवल पे जब तक है तब तक इतना ही समझेगा कि शेर तो इतना छोटा होता है, हम उसको जेब में भी रख सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, तब एक नए विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति हुई हमारे विद्यालय में। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक लड़के को भेजा कि जाओ प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में और पता लगाओ कि लेबोरेटरी में फर्नेस कहाँ पे है। फर्नेस आप समझे ना, फर्नेस क्या होता है? मेटल को गलाने के लिए एक भट्टी होती है, उसको फर्नेस बोलते हैं, जिसका मिनिमम टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका साइज इतना बड़ा होता है, वो लेबोरेटरी में कैसे रहेगा? लेकिन वो महाशय अदिति के स्तर पर थे, उन्होंने किसी साइंस की किताब में वो फर्नेस का चित्र देखा था, तो उन्होंने समझ लिया कि साइंस की किताब में जितने भी चित्र दिए हैं वो बाकी सारी चीजें हैं लेबोरेटरी में, तो ये भी होगा कहीं। इसको बोलते हैं अदिति। सीधा सीधा स्वीकार कर लिया, यथातथ स्वीकार, लेकिन उस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसको इंटरनलाइज नहीं किया, तब ऐसी घटनाएं होती। अब मुझे बताइए कि हमारे कक्षा कोर्स में क्या होता? ज्यादातर शिक्षा यही स्तर पे रुक जाती है, बिकॉज वी इंसिस्ट ऑन इंफॉर्मेशन नॉट मीनिंग मेकिंग, है ना? इसी के कारण ज्यादातर शिक्षा यही रुक जाती है। हम बोलते हैं कि प्रज्ञावान मेधावी छात्र नहीं पैदा होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो प्रक्रिया रुक गई है, इसलिए नहीं होते। दूसरा होता है बोध यानी अनुभूति जन्य ज्ञान। क्या होता है अनुभूति जन्य ज्ञान? मान लीजिए दीदी आप कहीं जा रहे हैं हरिद्वार में,
हरिद्वार में कुत्ते बहुत हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, कहीं कहीं देखा है कुत्तों को। पहाड़ी विस्तार में तो कुत्ते बड़े ही खतरनाक होते हैं। ऐसे किसी खतरनाक कुत्ते ने आपको काट लिया, फिर क्या होगा? किसी कुत्ते ने हमें काट लिया, फिर क्या होगा? जब भी हम किसी कुत्ते को देखेंगे डर से भागेंगे। There is no reasoning about it. उसका कोई कारण नहीं है, कारण केवल इतना है कुत्ते ने काटा था, वो अनुभव हमारे अंदर इतना गहरा बैठ गया है कि हम उससे अलग अब नहीं हो सकते, कितना भी लॉजिक लगाओ। मैं बताता हूँ दीदी को, अरे दीदी ये कुत्ता अलग है, वो कुत्ता अलग है। अरे छोड़ो, कुत्ते सब एक जैसे ही होते हैं, उसने काटा ये भी काटा। Reasoning is useless at this level, and most of the time it happens with kids, right? ऐसा ही होता है बच्चों के साथ। दूसरा उदाहरण में महिलाओं की संख्या ज्यादा है इसलिए उनका क्षेत्र का बताता हूं। आप शादी करके जब नए स्थान पर गए, नए घर में आपने प्रवेश किया, आपकी सास ने बोला आप रसोई बनाओ, खाना बनाओ, तब पहले आप जो कुछ भी व्यंजन बनाएंगे उसमें जो मसाले डालेंगे ना, वो कैसे डालेंगे? कैसे डालेंगे? 1 चम्मच नमक डालो, 2 चम्मच जीरा डालो, 1 चम्मच राई डालो, ऐसे डालेंगे। आज 10, 15, 20 साल बाद अगर आपको बोला जाए कि चम्मच से ये करो, तो आप कर पाएंगे क्या? अब आप कैसे करते हैं? हाथ से ही करते हैं, वो बोध है, वो आपकी कर्मेंद्रियों में उसका रिकॉर्डिंग हो गया और वहीं से वो ऑपरेट होता है। इसलिए आपको उसमें कॉन्शियस माइंड अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ऐसी चीज को बोलते हैं बोध। ये अनुभूति जन्य ज्ञान है। बाद में उसका जब हम पूरा एक सारांश लेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, तब इससे भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तीसरा होता है अभ्यास या पुनरावृत्ति या दृढ़ीकरण। अब अभ्यास नामक पद यहां क्यों बिठाया गया, एक्स्ट्रा क्यों लाया? क्योंकि शिक्षा की बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जिसमें अभ्यास या रियाज चाहिए। अब रियाज किस चीज में चाहिए? संगीत में चाहिए। दूसरा किस चीज में चाहिए? शिक्षा में भी चाहिए। आपने गुजरात के बहुत ही गणमान्य साहित्यकार और शिक्षक मनुभाई पंचोली का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे और वहां एक लोक भारती नामक संस्था है, उस संस्था की उन्होंने स्थापना की। इतिहास के बहुत अच्छे लेखक वक्ता। तो एक बार मैं उनकी संस्था में गया था, तो सुबह में 4 बजे उठकर वो एक तख्त पे बैठ करके कुछ लिख रहे। तो मैं उनके सामने जाकर के बैठा थोड़ी देर, फिर मैंने पूछा दादा आप क्या लिख रहे हो? बस आज मुझे बच्चों को पढ़ाना है कॉलेज में इतिहास, तो मैं थोड़ा उसका होमवर्क कर रहा हूँ। और जब मैंने किताब पलट के देखा उसका फ्रंट कवर, तो वो किताब तो उनकी ही लिखी हुई थी, खुद की ही लिखी हुई किताब से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। प्रिपेयर किस लिए कर रहे थे? आज के लिए, फॉर टुडे, आज के लिए अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे थे। यह होता है एक शिक्षा शास्त्री का, शिक्षाविद का या शिक्षक का अभ्यास, जो उसको रोज रोज करना पड़ता है। इसी के कारण ये अभ्यास नामक जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा। तीसरा होता है प्रयोग या अर्जित ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त करना। और व्यवहार में जब हम प्रयुक्त करते हैं तब परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए आपने बच्चे को गिनती करना सिखाया, वो कक्षा कक्ष में उसने किया,
फिर मार्केट में जाके करवाए, फिर कहीं भी वो जाता है, आपने बोला उसको कि देखो बेटा कहीं भी तुम जा रहे हो गिनती करना, जैसे ऑटो रिक्शा के कितने पहिए होते हैं गिनती आई, बाइसिकल के कितने पहिए होते हैं गिनती आई, है ना। केवल तुम जिन जिन ट्रांसपोर्ट मोड को पहचानते हो उन सब के पहियों की गिनती करो। तो ये कहने का मतलब है कि वहां अलग परिस्थिति में वो अपने ज्ञान को कैसे यूज करता है, वो होता है प्रयोग। और अंतिम होता है प्रसार। प्रसार दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल होता है, वर्टिकल एक्सटेंशन को बोलते हैं स्वाध्याय, और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन जो होता है उसको बोलते हैं प्रवचन। तो अदिति से लेकर के प्रवचन तक जब बच्चा पहुंचता है तो ये प्रक्रिया पूरी होने पर इसका एक साइनेटिक पाथवे बनता है और स्मृति के रूप में हाइपोथैलेमस में स्टोर हो जाता है। अभी समय हो रहा है, इसलिए मैं केवल एक अंतिम आपके सामने स्लाइड रखना चाहूंगा जिसके माध्यम से हमें पता चल सके कि पंचपदी का मूल सारांश क्या है। लास्ट वन, हाँ, क्या लक्षण है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ रहा है तो हमें उसको कहीं ना कहीं उसका इवेल्युएशन भी करना पड़ता है। परीक्षा नहीं लेनी पड़ती लेकिन इवेल्युएशन तो करते रहना पड़ता है। तो अदिति का मतलब क्या है, सुना है, देखा है, पर समझा नहीं, ये हुआ अदिति। जिन जिन चीजों के बारे में, ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ होता है, हमारे साथ भी यही होता है। ये पूरा ह्यूमन ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस। तो जब तक सुना है, देखा है, पर समझा नहीं है, ये अदिति का स्टेज है। समझ तो गया हूं, और जैसे मैंने आपको पूछा कुत्ते से क्यों डर है, बताओ, ये कुत्ते से क्यों डर है, तो वो मालूम नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस सब्जी में हम कितना धनिया डालें, तो आप बोल करके नहीं बता सकते, है ना। आप क्या बोलोगे, देखो करके दिखा सकती हूं, करके दिखा सकता हूं, बोल नहीं सकूंगा, आपको बता नहीं सकूंगा। तो ये कौन सा स्टेज है, बोध का स्टेज है। तीसरा होता है अभ्यास। समझ तो गया हूं, बता भी सकता हूं, पर कर नहीं सकता। अब मुझे बताइए, हमारे ज्यादातर छात्रों की यही स्थिति है कि नहीं। नंबर 4, समझ तो गया हूं, बता भी सकता हूं, कर भी सकता हूं, पर आगे नहीं बढ़ा सकता, ना किसी को समझा सकता हूं। तो वो है प्रयोग के स्टेज पर, और किसी को नहीं समझा पाता। और 5वां है प्रसाद। समझ तो गया हूं, बता भी सकता हूं, कर भी सकता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं, और किसी को भी समझा सकता हूं, किसी को भी समझा सकता हूं। आप समझे मेरी बात, किसी को भी समझा सकता हूं, अच्छे से अच्छे पंडित को भी समझा सकता हूं, और अच्छे से अच्छे गवार को भी समझा सकता हूं। ऐसा जब स्टेज आता है तब उसको बोलते हैं प्रसाद का स्टेज। और ये जब पूरा होता है, 5 पद पूर्ण हो जाते हैं, तब ये न्यूरल पाथवे पूरा हो गया। अब ये हमारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा हो गया। हम ये बोलते हैं कि अच्छे से अच्छा क्रिकेटर कौन है, अच्छा क्रिकेटर कौन माना जाता है। अच्छा क्रिकेटर वो है जिसको आप रजाई में से खींच के निकालो और सेंचुरी लगाओ। क्यों? उसने, उसके पूरे जहन में ये घुस गया, उसके शरीर के, मन के हर हिस्से में ये चीज है। इतना उसने प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर, क्योंकि वो जैसे ही वो बैट पकड़ेगा, ये उसका जो न्यूरल पाथवे है वो काम करने लगेगा। इसके कारण इतनी प्रवीणता, इतना प्रावीण्य इसी के बाद ही आता है। ये 5 पद जब पूर्ण होते हैं तभी ये प्रावीण्य आ सकता है। मैं अपनी बात को यही रोकता हूं क्योंकि समय हो चुका है। धन्यवाद।